आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 27 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यमन बॉर्डर पर 15,000 सऊदी बैग्ड लड़ाके जमा, नई जंग की आहट तेज। नॉर्थ गजा को बना डाला डिजास्टर जोन, पानी, फ्यूल, खुराक सब बंद। सीरिया में तुर्की के रडार प्लान पर इसराइल में मचा हड़कंप, खतरे में आईडीएफ की एयर स्ट्रेटजी, एर्दोगान खेल करने को तैयार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरान पर दांव, सीरिया में रडार के जरिए ईरान को बचाने में मदद कर सकता है तुर्की। एर्दोगान खामनेई कर सकते हैं इसराइल को घेरने की तैयारी। आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा ऐलान, जालिम ग्लोबल सिस्टम के खिलाफ लगाई इस्लामी निजाम की पुकार। बेहद अहम है बयान, सुनिएगा जरूर। और यूक्रेनी कैपिटल कीव पर रूस का मिसाइल ड्रोन हमला, सर्दी में लाखों लोग बिजली और हीटर से हुए महरूम। ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें होंगी इनसे ज्यादा। हमेशा की तरह शुरुआत यमन से करते हैं जो कि इस वक्त एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। यमन में जंग के बादल और गहरे होते चले जा रहे हैं और सऊदी अरब की हिमायत से एक नई लड़ाई के आसार साफ दिखने लगे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि यमन की सरकार के एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने यह बताया है कि सऊदी के सपोर्ट वाले करीब 15,000 लड़ाके सऊदी बॉर्डर से लगे स्ट्रेटेजिक इलाकों में जमा हो चुके हैं। ये वही इलाके हैं जहां पिछले महीने यूएई बैक्ड एसटीसी ने जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था और कुछ हिस्सों पर इसी महीने कुछ 2 हफ्ते पहले जमाया, 1 हफ्ते पहले। इस अफसर का, इस ऑफिशियल का ये कहना है कि फिलहाल आगे बढ़ने का कोई मिलिट्री ऑर्डर नहीं मिला है जो सऊदी बैक्ड लड़ाके हैं उनको, लेकिन तैनाती खुद बता रही है कि हालात किसी भी वक्त भड़क सकते हैं, वरना 15,000 लड़ाके एक जगह जमा क्यों होते हैं। ग्राउंड पर तस्वीर साफ है। एक तरफ सऊदी बैक्ड फोर्सेस, दूसरी तरफ यूएई बैक्ड एसटीसी और बीच में यमन का नाजुक फ्रंट। अगर ये लाइन टूटी तो एंटी हुथी अलायंस के अंदर ही एक नई जंग खुल सकती है। कुल मिलाकर यमन में खामोशी सिर्फ दिखावे की है, असल में बारूद पर चिंगारी रखी जा चुकी है। दूसरी खबर इसी जमीन से जुड़ी हुई। कल एयर स्ट्राइक्स के बाद अब सऊदी अरब ने यमन के एसटीसी ग्रुप को सीधी वार्निंग दे डाली है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने साफ कहा कि अब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी को अक्ल से काम लेना चाहिए। अब और टकराव नहीं करना चाहिए, ये टकराव खत्म करने का वक्त आ गया है। एक्स पर जारी बयान में सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग देते हुए एसटीसी से कहा है कि वो ईस्टर्न हदरमौत और अल महरा सूबों से अपनी फोर्सेस को फौरन वापस बुलाए और वहां कंट्रोल नेशनल शील्ड और लोकल अथॉरिटीज को सौंपा जाए। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सऊदी और यूएई मीडिएशन को नज़रअंदाज करना हालात को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। मतलब साफ है कि कल आसमान से मैसेज गया था सऊदी अरब की तरफ से, आज जुबान से गया है। सऊदी अरब अब एसटीसी को बैकफुट पर लाने के मूड में दिख रहा है और यमन में दोस्ती के नाम पर चल रही इनडायरेक्ट जंग के खुली लड़ाई में बदलने से पहले रियाद ब्रेक लगाना चाहता है। ये खबर आप अशर्क अल अवसत में पढ़ सकते हैं, 27 दिसंबर को आई है। बात गजा की। नॉर्थ गजा की म्यूनिसिपैलिटीज़ ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायली ऑक्यूपेशन ने पूरे इलाके को एक डिज़ास्टर जोन में बदल दिया है। पानी, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल की एंट्री रोक दी गई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी पूरी तरह से ठप है। गजा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, लोकल निज़ाम के मुताबिक सड़कें तबाह पड़ी हैं, पानी के कुएं और सीवरेज सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, बिजली के जनरेटर काम नहीं कर रहे और खेती की ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो गई है। इसका सीधा असर फूड सप्लाई पर पड़ा है, खाने की सप्लाई पर पड़ा है और नॉर्थ गजा में फूड इनसिक्योरिटी यानी कि खाद्य असुरक्षा का खतरा खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। म्यूनिसिपैलिटीज़ ने वार्निंग दी है कि डीजल की भारी कमी, फ्यूल की भारी कमी, रिपेयर मटेरियल का ना होना और कूड़े का अंबार लग जाना हालात को और जहरीला बना रहा है। गंदगी और रुके हुए सीवेज की वजह से बीमारियां फैलने लगी हैं और हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। हमने आज 27 की खबर के साथ जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दी, उसके साथ 26 तारीख की भी कुछ हेडलाइंस लगाई हैं ताकि आप समझ लें कि कंटिन्यूस इस पर बात हो रही है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। गजा की लोकल अथॉरिटीज़ ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इमरजेंसी इंटरवेंशन की अपील की है कि दखल दीजिए। उनका कहना है कि अगर
स्पेयर पार्ट्स, रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल और फ्यूल की एंट्री फौरन नहीं खोली गई और पानी और सीवेज सर्विसेज बहाल नहीं हुई, गटर वगैरह बहाल नहीं हुए, तो नॉर्थ गजा पूरी तरह इंसानों की तबाही की तरफ चला जाएगा। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, नॉर्थ गजा में अब बम तो कम गिर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के हर जरूरी सिस्टम को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है और दुनिया अब भी सिर्फ बयान दे रही है। अब आती हैं 2 से 3 अहम खबरें, जरा ध्यान से सुनिएगा। सीरिया की जमीन पर रडार लगाने को लेकर तुर्की और इसराइल के बीच नया टकराव उभरता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया में रडार सिस्टम डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर इसराइल ने कड़ा एतराज जताया है। इस रडार से ईरान की मदद हो सकती है, इसराइल इससे भी बेचैन है। इसराइली मीडिया ने 2 वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से बताया है कि अगर ये रडार सिस्टम सीरिया में लग गए तो इससे सीरिया के एयर स्पेस में इसराइल की मूवमेंट पर सीधा असर पड़ेगा। खास तौर पर ईरान की तरफ किए जाने वाले लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस अब पहले जितने आसान नहीं रहेंगे। याद रहिए, ईरान के ऊपर हमले सीरिया के एयर स्पेस से जाकर हुए, क्योंकि रडार सिस्टम थे ही नहीं डिटेक्ट करने के लिए उन फाइटर जेट्स को। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तुर्की के ये रडार सिस्टम सीरिया के आसमान पर, सीरिया के ऊपर इस्राएली जहाजों की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकेंगे। अब तक इसराइल सीरियन एयर स्पेस को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अगर तुर्की के रडार एक्टिव हुए तो हर फ्लाइट पर रिस्क बढ़ जाएगा। एक सोर्स के मुताबिक प्लान यह है कि रडार सिस्टम ऑफिशियल तौर पर सीरियन मिलिट्री को ट्रांसफर किए जाएं, लेकिन उन्हें ऑपरेट तुर्की का स्टाफ करेगा। यानी जमीन सीरिया की होगी, मशीन सीरिया के नाम पर होगी, मगर कंट्रोल और इंटेलिजेंस पूरा तुर्की के हाथ में रहेगा। यही वो वजह है जिसने इसराइल में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि सीरिया में तुर्की का दखल किसी से छुपा नहीं है और अब तो तुर्की और ईरान भी करीब आ रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, सीरिया का आसमान अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि इंटेलिजेंस वॉर का सेंटर बनता जा रहा है। तुर्की की इस एंट्री से इसराइल की एयर स्ट्रेटजी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और रीजन में एक नया फ्रंट हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता शेप लेता दिख रहा है। अब इसी जमीन से दूसरी खबर जो है उसे और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी दिलचस्प है। एक खास खबर है ये। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के आने वाले ईरान दौरे को सिर्फ एक रूटीन विजिट मानना बड़ी भूल होगी। खबर है कि एर्दोगान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि नई सीरियन हुकूमत अल-शरा वाली उससे रिश्ते बहाल करना अब ईरान के स्ट्रेटेजिक फायदे में होगा। इसके बदले तुर्की एक बड़ा ऑफर टेबल पर रखने जा रहा है। अंदाजा मान लीजिए, तुर्की सीरिया की जमीन पर ऐसे रडार सिस्टम तैनात करेगा जिनसे ईरान को इसराइली हमलों की पहले से ही खबर मिल जाएगी। यही रडार सीरिया में पहले भी मौजूद थे, पहली बार नहीं लग रहे, पहले भी थे, लेकिन बशर अल असद की हुकूमत के जवाल के बाद इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करके उन्हें तबाह कर दिया था। तुर्की की बेचैनी को समझिए और उसकी एक बड़ी वजह को समझिए। इसराइल ने हाल ही में साइप्रस और ग्रीस के साथ एक स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और ये दोनों मुल्क तुर्की के बड़े रीजनल दुश्मन हैं, साइप्रस और ग्रीस। तुर्की इस नए ब्लॉक को आने वाले वक्त में अपने लिए सीधे खतरे के तौर पर देख रहा है। साइप्रस, ग्रीस और इसराइल का ब्लॉक तुर्की के खिलाफ ही बना है। ईरान के अंदर भी सीरिया को लेकर एक राय नहीं है। ईरानी लीडरशिप 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा प्रैग्मेटिक अप्रोच चाहता है और कहता है कि स्ट्रेटजिक मजबूरी में नई सीरियन हुकूमत से रिश्ते बहाल किए जाएं। दूसरा खेमा साफ कहता है कि जोलानी की हुकूमत के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उसके पुराने रिकॉर्ड की वजह से किसी भी तरह जायज नहीं ठहराए जा सकते। दोस्तों, मामला यहीं खत्म नहीं होता। एक बड़ा कांटा अजरबैजान भी है। तुर्की का खुला सपोर्ट अजरबैजान को मिलता रहा है और ईरानी हलकों में इल्जाम लगता है कि 12 दिन की जंग के दौरान जून में ईरान पर जो हमले हुए, उन हमलों में अजरबैजान इसराइल का मददगार रहा था। ईरान के कुछ सियासी चेहरों का कहना है कि अगर तुर्की रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे पहले अपने छोटे भाई को लाइन पर रहना सिखाना होगा। अजरबैजान यानी तेहरान की मेज पर सिर्फ सीरिया नहीं, पूरा रीजन रखा होगा और फैसला आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुर्की और ईरान एक बड़े मकसद के लिए एक साथ आए तो ये इसराइल के लिए बिना जंग लड़े ही एक बड़ी शिकस्त होगी। याद रखिएगा, तुर्की को अगर ईरान की ज़रूरत है तो ईरान को भी तुर्की की बहुत ज़रूरत है। ईरान तुर्की साथ है
तो ईरान के लिए सीरिया का एयर स्पेस सेफ हो जाएगा। बढ़ते आगे, आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि दुनिया को एक इंसाफ पसंद इस्लामी निज़ाम की ज़रूरत है। उनके इस ताज़ा बयान की अहमियत को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने खुलकर ग्लोबल सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूरोप में पढ़ने वाले ईरानी स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस को भेजे पैगाम में खामेनी ने कहा कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी एक जालिम इंटरनेशनल ऑर्डर है जिससे टकराए बिना इंसाफ मुमकिन नहीं, टकराना पड़ेगा। खामेनी ने कहा कि इस साल ईरान ने ईमान, इत्तेहाद और जज्बे के दम पर दुनिया में फिर से अपनी साख बनाई है। उन्होंने अमेरिका की फौज और उसके रीजनल साथी इसराइल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये ताकतें ईरानी नौजवानों की हिम्मत, कुर्बानी और हौसले के सामने टिक नहीं सकी। सुप्रीम लीडर ने साफ कहा कि मामला सिर्फ न्यूक्लियर या टेक्निकल बहसों का नहीं है। असली जंग एक जालिम सिस्टम के खिलाफ है जो ताकत के दम पर दुनिया को चलाना चाहता है। उन्होंने इस जंग को इंसाफ पसंद नेशनल और इंटरनेशनल इस्लामी सिस्टम की लड़ाई बताया जिसके लिए ईरान ने झंडा उठाया है। ये उनका दावा है। उन्होंने शहीद हुए साइंटिस्ट, कमांडर्स और आम लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कुर्बानियों से ईरानी नौजवान रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि शहीदों के घर वाले खुद इस जद्दोजहद की अगली सफ में आकर खड़े हैं। आयतुल्लाह खामेनी का कहना साफ है और बिल्कुल साफ है कि जुल्म के सामने झुकना ईरानी कौम की फितरत नहीं, और यही पैगाम अब पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यूक्रेन की कैपिटल कीव पर रूस ने कल रात से आज सुबह तक ड्रोन और मिसाइलों से ज़बरदस्त हमला किया जिसमें एक औरत की मौत हो गई और कम से कम 24 लोग जख्मी हो गए। इस हमले के बाद सर्दी से कांप रहे शहर के लाखों लोग बिजली और हीटर के बिना रह गए, क्योंकि बिजली नहीं तो हीटर कहां से चलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर कीव और उसके आसपास जोरदार धमाकों की वजह से आवाज़ें गूंजती नहीं। आसमान में तेज चमक के साथ हुए इन धमाकों ने पूरा आसमान नारंगी कर दिया, जबकि एयर अलर्ट कई घंटों तक जारी रहा। बिजली जाने से यूक्रेनी दारुल हुकूमत के करीब 2600 रिहायशी बिल्डिंग्स, इनके साथ साथ सैकड़ों किंडरगार्टन्स, स्कूल्स और सोशल बिल्डिंग्स की हीटिंग बंद हो चुकी है। कीव के एक हिस्से में रहने वाले करीब 3,20,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स बिना बिजली के हैं। अब यमन और हुथी से रिलेटेड एक अहम खबर दोबारा दिए देता हूं। यह खबर जिस वीडियो में दी थी आपको, वो वीडियो हमारे दूसरे चैनल दुनिया टुडे के लिए था, इसलिए वो यहां से हटा दिया हमने। वहां है और यहां के लोगों के लिए यह खबर जरूरी है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हुथीस के लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी ने यह साफ कहा है कि इस्लामी दुनिया और इसराइल के बीच अगला टकराव अब टलने वाला नहीं है, यानी अब टकराव होकर रहेगा इसराइल और मुसलमानों का। जुमे को अपनी स्पीच में अल हुथी ने कहा था कि आने वाली जंग तय है और मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना होगा। ये उनका कहना है। अल हुथी ने अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन को इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा जालिम और जाबिर ताकतें बताया और अपने बयान में कहा कि ये मुल्क अपने एजेंट्स के ज़रिए मुस्लिम मुल्कों को अंदर से तोड़ने में लगे हुए हैं। अल हुथी ने मुस्लिम दुनिया के अंदर मौजूद गद्दार तबके को लेकर भी वार्निंग दी और कहा कि ये लोग मुस्लिम कौमों की पहचान बिगाड़ना चाहते हैं और उन्हें दुश्मनों के सामने झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक दुश्मनों का मकसद मुस्लिम मुल्कों के बीच फूट डालना है। तो ये अल हुथी के इल्ज़ामात हैं जो उनकी बयान जुमे को तकरीर होती है उसकी शक्ल में सामने आए। हाँ, अल हुथी ने कुरान शरीफ और मुक़द्दस मकामात की बेअदबी पर भी सख्त बात कही। अल हुथी ने कहा कि दुश्मन जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि मुसलमान कितना रिएक्ट करते हैं और कहां तक बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन वेस्ट एशिया पर पूरा कंट्रोल कायम करने और सो कॉल्ड ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपने बयान में हुथी मूवमेंट के अंसरुल्लाह मूवमेंट के चीफ अब्दुल मलिक अल हुथी ने यह भी कहा कि इसराइल रोज़ाना फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, उठा रहा है और बेघर कर रहा है। उनके मुताबिक वेस्ट बैंक हो या गज़ा, फ़लस्तीनी आवाम की बेदखली लगातार जारी है। दोस्तों, अल हुथी की ये स्पीच आने वाले टकराव की खुली वार्निंग है, जिससे पता चलता है कि सारे ही मुस्लिम उम्मा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से मुल्क मिलकर, हो सकता है कि हुथीज़ और उनके इत्तेहादी मिलकर इसराइल के साथ एक नई जंग प्लान कर रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।